Hello viewers of this YouTube channel, Quantum Physics Classes. In this part, we will discuss the problems related to electric field. लास्ट पार्ट में हमने कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉब्लम किया था, और आज जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी करेंगे। लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। कल एक प्रॉब्लम इसमें किया था हमने। और प्रॉब्लम नंबर 2 है, टू चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड +40 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और CBSE एग्जाम में 2007 में सिमिलर क्वेश्चन, और इस साल भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, केवल ये चार्ज का वैल्यू और डिस्टेंस अलग था। ये पूछ चुका है 2017 CBSE बोर्ड एग्जाम। सॉल्यूशन देखते हैं, और इसके लिए डायग्राम भी बनाए हैं। फिगर 2 चार्ज है यहाँ, प्लस A और B ले लिए हैं। A पर जो है +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और B पर जो चार्ज है आपका +40 माइक्रोकूलम। +40 माइक्रोकूलम चार्ज इज सिचुएटेड एट पॉइंट B, separated by distance 12 centimeter from the point charge +10 microcoulomb placed at point A. Let x be the distance. कैलकुलेट करना है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण जीरो होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने पॉइंट P ले लिया है एट डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज +10 माइक्रोकूलम, वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स E1 + E2 is equal to 0. E1 is the electric field at point P due to charge +10 microcoulomb placed at point A, whereas E2 is the electric field at point P due to charge +40 microcoulomb placed at point B. Since the directions of both E1 and E2, E1 vector and E2 vector are in opposite directions, so the resultant field can be 0 at point P at distance x from this charge. If the direction of both E1 and E2 will be along the same direction, then the resultant electric field cannot be 0. Then both electric fields will sum up. But here the directions of E1 and E2 are opposite, so there will, if magnitude of both fields will equal and direction opposite, then at that point between the line joining two charges, the resultant electric field must be 0. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है P पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा P पॉइंट पर, वहां +1 माइक्रोकूलम चार्ज सपोज करेंगे। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है +1 माइक्रोकूलम चार्ज को रिपेल करेगा दाएं तरफ, और +40 माइक्रोकूलम भी इसको यहाँ +1 माइक्रोकूलम सपोज किया जाता है जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। +1 माइक्रोकूलम is supposed to calculate electric field intensity at that point. तो इसलिए जो है +10 माइक्रोकूलम के कारण जो फील्ड होगा E1 हो गया P पॉइंट पर, और +40 माइक्रोकूलम के कारण P पर जो है E2 हो गया। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया किसी पॉइंट पर और डायरेक्शन अपोजिट है, तो देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। सो सॉल्यूशन में गिवन 2 चार्जेज है। Q1 मान लीजिए, सपोज Q1 इज +10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू +40 माइक्रोकूलम। लेट x be the distance from point charge 10 माइक्रोकूलम charge let x be the distance of point P at distance
distance x centimeter at the distance x centimeter at the distance p be the x be the distance of point P from plus 10 microcoulomb charge where the resultant electric field is 0. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस 10 माइक्रोकूलम के कारण और फिर जो है ड्यू टू प्लस 40 माइक्रोकूलम द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट पॉइंट P माने at point P at distance x from the point charge plus 10 microcoulomb respectively where the resultant electric field is 0. Electric field is 0. For the resultant electric field is to be 0 at point P. We have mod of E1. E1 electric field. E1 is the electric field due to charge plus 10 microcoulomb placed at point A. Mod E1 is equal to mod E2. इस पॉइंट पर E1 10 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर प्लस 40 माइक्रोकूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही शो किया गया है ठीक है E1 और E2 आर अपोजिटली डायरेक्टेड तभी जाकर के दोनों कैंसिल एक दूसरे को कर पाएगा मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा और E1 पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 माइक्रोकूलम इज मॉड 10 ही होगा 10 × 10 to power -6 1 माइक्रो इज 10 to power -6 अपॉन डिस्टेंस ये x² हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो पर पॉइंट चार्ज Q है r डिस्टेंस पर पॉइंट P है यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर यहाँ एक +1 माइक्रोकूलम चार्ज सपोज करना होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसी फार्मूला का यूज हमने यहाँ किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह 10 माइक्रोकूलम है 10 × 10 to power -6 और डिस्टेंस x² 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिए हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगा दोनों चार्ज के कारण और E2 जो होगा 1/4 पाई mod of E2 is 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 × 10 to the power -6 अपॉन ये डिस्टेंस x है ये हो जाएगा रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस r है जो कि बाद में हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे 12 cm तो ये 1 सेंटीमीटर है b का डिस्टेंस a से तो b से जो है r - x हो जाएगा तो r - x का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन विल कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स 10 to power -6 will also cancel out और 10 upon 40 40 upon 10 40 upon 10 so 40 upon 10 is equal to 40 upon 10 is equal to r minus x² upon x square. After cross multiplication we will get this or r minus x square upon x square is equal to 4 upon 1 means 2 square upon 1 square that is r minus x upon x is equal to 2 upon 1 हो जाएगा स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल और r minus x is equal to 2x after cross multiplication और r is equal to 3x और here r is 12 cm और r का वैल्यू पुट कर देंगे 12 cm is equal to 3x therefore इधर लिख रहे हैं x is equal to 12 cm upon 4 that is 3 cm from 3 cm distance पर 3 cm distance पर माने from a smaller charge
from the smaller charge plus 10 microcoulomb, total electric field will 0. This is the answer. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर चार्ज से जो है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आर का वैल्यू पुट कर दिया 12 pm, जो कि दिया है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो स्मॉलर चार्ज से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण जो है 0 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ ए टेस्ट प्रॉब्लम from NCERT बुक 1.14। डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब इसमें 3 पार्टिकल के पाथ को दिखाया गया है। फर्स्ट 2 पार्टिकल्स जो है वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया है और थर्ड जो पार्टिकल है वह नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ हो रहा है, अट्रैक्ट हो गया है। हम जानते हैं कि वी नो दैट द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर while same charges or equal charges of equal probability are repelled. So path of the particles 1 and 2 are deflected towards the positively charged plates. So certainly 1 and 2, the path of charge particle 1 and 2, charge particles 1 and 2 will be negatively charged particle, while charge particle 3, path of charge particle 3 deflected towards negative plate. So charge particle 3 is positively charged. It is clear, since because in opposite polarity attraction occurs. Charge particles 1 and 2 are negatively charged. नेगेटिवली चार्ज बिकॉज पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए नेगेटिव चार्ज वाला जो है, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। नेगेटिवली चार्ज्ड while particle 3 is positively charged because it deflects towards the negative plate, so it is positively charged. क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए तीसरा जो पार्टिकल होगा वह जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब पूछ रहा है कि विच पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। विच पार्टिकल है द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो Q/m, इसको स्पेसिफिक चार्ज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो उसके लिए डिफ्लेक्शन देखेंगे, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज बाई मास ज्यादा होगा। तो यहाँ पार्टिकल 3 का डिफ्लेक्शन ज्यादा है इन दोनों से, तो चार्ज बाई मास भी ज्यादा होगा इसका, सिंस the deflection of particle 3 is maximum, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है। सो it has particle 3 has the highest charge to mass ratio, that is Q/m रेशियो सबसे ज्यादा होगा हाईएस्ट पार्टिकल 3 के लिए। क्योंकि डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला जो होता है y = इक्वेशन ऑफ मोशन qt + ½ at²। तो यहाँ पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 मान लें तो सीधे आप लिख सकते हैं ½ at²। डिफ्लेक्शन y हो गया, डिफ्लेक्शन y इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल, डिफ्लेक्शन ½ at² और a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं
फोर्स अपॉन मास इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 1/2 फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वह कल भी बताए थे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज है Q, अगर पार्टिकल पर Q इंटू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और अगर पार्टिकल का वेलोसिटी, सभी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर सेम हो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों प्लेट के बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है उसे पास करने में सेम टाइम लगेगा। द पार्टिकल, दैट पार्टिकल, इफ द ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेम वेलोसिटी, all have to take same time to cross the electric field, that is to cross the plates, to cross between the plates, between two plates. तो that is, इससे क्लियर कंक्लूजन निकला कि y प्रोपोर्शनल टू 1/2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और टाइम भी अगर सब पार्टिकल के सब ऑल पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम हो तो सेम टाइम कवर करेगा सभी पार्टिकल को कवर करने में। तो दैट इज y प्रोपोर्शनल टू q by a। तो q by a प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन का हो गया। तो चूंकि यहाँ डिफ्लेक्शन पार्टिकल 3 का ज्यादा है, इसलिए चार्ज बाई मास रेशियो भी पार्टिकल 3 का ज्यादा होगा, जो हम पहले लिख चुके हैं, और इसको मैथमेटिकली भी इसको शो कर, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by a। This was the second part of this question. Now problem related to electric flux and Gauss's theorem. There are so many problems, but I have tried to solve different types of problems. Now you can solve itself other types of problem using the same formula also. In this problem based on electric flux, problem 1.15, text problem NCERT book, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है E इक्वल टू, जिसका E वेक्टर 3 × 10⁻³ I कैप, I कैप मीन्स along x एक्सिस, I कैप इज द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सिस के along है, और जबकि तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻³ I कैप n न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड, a square of 10 centimeter, it is shown in the figure, on a side whose plane is parallel to y-axis। इसका जो प्लेन है स्क्वायर का yz एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब yz प्लेन में yz के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी एरिया के पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उस नॉर्मल के अलोंग जो होगा उस एरिया को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। यही द एरिया वेक्टर yz प्लेन में है चूंकि स्क्वायर, इसलिए ए वेक्टर ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इन दिस केस इज 0 डिग्री। और सेकंड केस में व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब यहाँ इसी प्रॉब्लम को इसी स्क्वायर को यहाँ दिखाए हैं। यहाँ जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है जिसके अलोंग एरिया वेक्टर है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। Area vector, the normal drawn to the square makes an angle 60 degree to the direction of electric field, which is along x-axis. Electric field direction of ये along x-axis है, और एरिया वेक्टर यहाँ 60 का एंगल बना रहा है। और इस फर्स्ट केस में एरिया वेक्टर जो होगा वह yz प्लेन के पैरेलल जो आपका स्क्वायर है उसके नॉर्मल हो जाएगा, मतलब दैट इज along x-axis हो जाएगा, दैट इज along the direction of electric field। और इस केस में 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, और यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री हो गया। एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इस केस में हो जाएगा, फर्स्ट केस में। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिगर हमने स्केच कर दिया और इसको बता भी दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो ई वेक्टर गिवन ई वेक्टर इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम, और साइड है लेंथ जो है उसका स्क्वायर का लेंथ L जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 cm, दैट इज 10/100 मीटर, 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिए 1/10 मीटर। 1/10 मीटर मीन्स 0.1 मीटर, दैट इज 1 × 10⁻, एक अंक डेसिमल है प्लेस पर, लेफ्ट 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। इसलिए एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द, ये लेंथ हो गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर
एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है एल स्क्वायर, दैट इज 0.1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -1 का स्क्वायर है तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। और सिंस एरिया वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर एरिया वेक्टर, इसलिए एरिया वेक्टर जो हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर ए वेक्टर विल इक्वल टू एरिया वेक्टर इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 आई कैप। क्योंकि एरिया वेक्टर नॉर्मल का डायरेक्शन जो है इस स्क्वायर के नॉर्मल जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो आई हैव टेकन यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप ले लिया, अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग द फार्मूला, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the square is phi is equal to phi और phi is equal to E vector dot A vector, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज mod A cos थीटा। Here थीटा इज 0, दैट इज ई का मॉड हो गया, आपका ई वेक्टर इतना है, मॉड रखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई कैप इंटू एरिया वेक्टर इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 आई कैप cos 0, थीटा इज इक्वल टू 0, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा दैट इज cos 0 here, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए 1 हो गया, यहाँ भी 1 इंटू 10 टू पावर -2 cos 0 1, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 3 -2, 10 टू पावर 1 बचेगा, लेफ्ट पावर 1 इज लेफ्ट, 10 टू पावर 1 दैट इज 30, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 30 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। This is answer of first part of the problem. Now second part. This is answer of first part. A का आंसर हो गया और B का जो आंसर है here थीटा इक्वल टू गिवन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ एरिया वेक्टर या जो नॉर्मल ड्रॉन किया है इस स्क्वायर पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए E in this case will equal to phi flux, electric flux through the square is E dot A, E vector dot A vector is equal to mod A cos theta, that is 3 into same problem, so I cap area is 1 into 10 to the power -2 area vector of the square and cos 60, that is 3 into 10 to power 3, ये भी हो गया, I mod is equal to 1 यूनिट वेक्टर, I cap is the unit vector along x axis into 1 into 10 to the power -2 cos 60 half, that is 3 into 10 3 -2 that is power 1 left, half कैंसिल हो गया, 5 बचा, 15 न्यूटन पर कूलॉम meter square. This is the answer. Both part of the problem has been done. Now the next problem. Now next problem 1.16 of it is also a text problem of NCERT book. उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है 1.15 जो अभी बताए, फ्लक्स से ही, इसमें भी फ्लक्स निकालना है, लेकिन इसमें साइड कर दिया गया है क्यूब का, उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब कर दिया गया, इसमें क्यूब इज टेकन ऑफ साइड 20 cm, और जिसका फेसेस जो है क्यूब में 6 फेस होता है, तो इसका फेसेस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y और z के पैरेलल है, जो कि फिगर में हम उसके दिखाए हैं। तो इससे कितना फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होगा, ये निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है 1.15 प्रॉब्लम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में है। इधर भी, इधर फर्स्ट फेस मान लिए हैं जो कि वाईजेड के जो एक्सिस प्लेन है उसके पैरेलल जो फेस है फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस जो वाईजेड प्लेन में पैरेलल है,
और एक्सजेड में जो थी एक्सजेड प्लेन में जो फेस है और वाईजेड जो प्लेन में फेस है ये फेस है, तो यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा ये नॉर्मल हो जाएगा, इस फेस के नॉर्मल हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस वाइल एरिया वेक्टर फॉर द फेसेस इन एक्सजेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन आर perpendicular to the faces. Normal drawn to these faces will be perpendicular to these faces which lie in xy and xz plane. But for the faces lie parallel to the yz plane, first face, second face. तो इस पर जो एरिया वेक्टर है, एरिया जो नॉर्मल ड्रॉन टू द बोथ फेसेस will be along the direction of x axis, that is direction of E vector here, and here area vector is opposite to the electric vector because electric field vector is directed along the positive x axis. So तो फ्लक्स जो होगा केवल इसी से हम देखेंगे, केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे जो कि वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों से एक्सजेड प्लेन में एक्स वाई और वाईजेड एक्स वाई प्लेन और एक्सजेड प्लेन से कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हालांकि इसमें भी जीरो हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स इसी में हम देखेंगे। और यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के नॉर्मल हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बोथ केसेस में एरिया वेक्टर बोथ फेसेस के लिए, अपोजिट फेसेस के लिए जो एक्स वाई प्लेन और एक्सजेड प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के नॉर्मल होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा जीरो डायरेक्टली हो जाएगा। तो थीटा 90, इफ थीटा इज 90 एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, देन फ्लक्स इज आल्सो जीरो, cos 90 इज जीरो। तो केवल हम इसी से देखेंगे, और हालांकि इसमें जो है दोनों का फ्लक्स जो जिस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर करता है, तो उसके लिए फ्लक्स जो है उस फेस पर जो फ्लक्स होता है नेगेटिव होता है, और जिससे बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ जो है इसका सॉल्यूशन अब साइड दिया हुआ है L = 20 cm, तो क्यूब का साइड है, लेकिन क्यूब जो होता है 6 फेसेस के स्क्वायर के 6 फेसेस से बनता है, तो स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा, एक फेस का जो एरिया होगा इस फेस का वो L स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 6 फेसेस आउट ऑफ 6 फेसेस, ईच फेस दैट इज 20 upon 100 और 20 × 10⁻⁻², आप लिख सकते हैं 100 से डिवाइड करके मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब, that is each face of the cube is a square, that is L square, that is 20 × 10⁻⁻², sorry, length meter square, that is 400 × 10⁻⁻4 meter square, that is 4 × 10⁻⁻2 plus 2 square minus 4 minus 2 meter square. Now electric flux from electric flux through phase 1, electric flux, total electric flux through phase 1, which is parallel to the YZ axis, phase 1 parallel to YZ axis, is I1 = E vector, फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला यूज करते हैं E vector डॉट A vector डेट इज ये, और एंगल बिटवीन दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा = 0, यहाँ थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और यहाँ थीटा हो जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर तो एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस से लॉन्ग है, लेकिन एरिया जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे इस फेस पर, सेकंड फेस पर जो कि वाईजेड के पैरेलल है, तो वह जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर नेगेटिव एक्सेस से लॉन्ग, तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर और ए वेक्टर इज अपोजिट टू ईच अदर, बट हियर थीटा = थीटा 180 डिग्री इस केस में। E A cos 0 E अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा है, A cos 0 1 that is plus EA and electric flux
electric flux through the phase, from the phase 2 to is phi 2 इस फेज से E डॉट ए इक्वल टू mod a cos 180 थीटा ई 180 डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेकेंड फेज के लिए जो वाई जेड के पैरेलल है उसके जो है उसके लिए 180 होगा, इसलिए cos 180 थीटा इक्वल टू 180 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू ई ए cos 180 माइनस 1 दैट इज निगेटिव फ्लक्स हो गया। ऐसे भी बताया थे जिस फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करता है निगेटिव, जिससे बाहर निकलता है पॉजिटिव, राइट फेज से निकल रहा है बाहर तो प्लस, इससे निगेटिव। देयरफॉर टोटल फ्लक्स फॉर द क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्यूब is phi equal to phi 1 plus phi 2 that is plus EA plus minus EA that is EA plus minus 0, that is no flux, no net flux will pass through the cube. This is the solution of this problem. It can also be solved by Gauss's theorem, using Gauss's theorem, क्योंकि इस क्यूब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इसलिए फाई इक्वल टू गॉसेस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू 0 तो फ्लक्स भी 0 होगा। गॉस थ्योरम से भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना था इसलिए उससे किए, तो नेट फ्लक्स जो होगा क्यूब से 0 हो गया। हम समझते हैं कि ये क्लियर भी, ये प्रॉब्लम भी आपको डायग्राम के साथ जो है क्लियर हो गया होगा। अब गॉस थ्योरम पर, इसके बाद हम आते हैं गॉस थ्योरम पर प्रॉब्लम और भी हो सकता है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम था उसको हमने कर दिया है, और भी जो प्रॉब्लम है आप लोग इस फार्मूला जान गए, उस पर आप कर सकते हैं। मेरा भी थी है, मेरा प्रयास है कि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को इसमें टेकअप किया जाए, अलग अलग फार्मूला पर हर टाइप का, और उस पर काम कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगा बाद में सप्लीमेंट में या रिवीजन में भी देखा जाएगा, लेकिन अभी गॉस थ्योरम पर आते हैं लास्ट में। This is a problem based on Gauss theorem. A charge capital UQ is placed at a distance d by 2 above the center of a square, center of a square of side L. It is a square of side L as shown in figure 1. Find the electric flux through the surface of square, a square surface. इस square surface से, यह square है surface, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। और इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, अभी ये चार्ज इंक्लोज नहीं है, इसलिए गॉस का थ्योरम जो है डायरेक्टली गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर, वी कैन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम इन केस डायरेक्टली। इसके लिए गॉसियन सरफेस लेना होगा। आप जानते हैं कि क्यूब में 6 फेस होता है, सिर्फ 6 फेस होता है, और प्रत्येक ईच फेस जो होता है स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इस फेस को बेस मान करके एक 6 फेस का क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लिए, जो कि गॉसियन सरफेस हो गया, जो कि क्यूब हुआ। अब उसके सेंटर पर, अब ये जो चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू है, इसके सेंटर पर आ गया। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और सिमेट्री है, मतलब ईच फेस का जो लेंथ एरिया है वो सेम है, तो इसलिए सिमेट्री से टोटल जो सरफेस है 6 फेसेस, ऑल द 6 फेसेस आर इन ए गॉसियन सरफेस क्यू, तो टोटल 6 फेसेस से जो फ्लक्स होगा वह हो जाएगा गॉस थ्योरम अप्लाई करने से क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। इसलिए जो गॉसियन सरफेस है आपका स्क्वायर जो ये दिया हुआ है, इसी को बेस मान, एरिया स्क्वायर यहाँ भी है, इसको बेस मान करके एक क्यूब हम कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं जो कि गॉसियन सरफेस है। तो इस फेस से टोटल सभी 6 फेसेस से जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इसलिए एक फेस से जो होगा जो फ्लक्स होगा वह हो जाएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। पूरे गॉसियन सरफेस का केवल 1/6 पार्ट से फ्लक्स जो होगा इस फेस से पास करेगा। ये प्रॉब्लम है आपका, बीसीबीएसई में आया हुआ प्रॉब्लम है, 2-3 साल पहले, शायद 2017 में पूछा था। तो और इसी का एक प्रॉब्लम जो है टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी, एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 1.818, इसका फिगर दिया हुआ है यहाँ भी। ये भी वही चीज़ है, केवल इसमें
10 सेंटीमीटर लेंथ का जो स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर लेंथ का स्क्वायर है और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के हाइट पर कोई चार्ज है, यहाँ क्यू के बदले में 10 माइक्रोकूलम दे दिया है, बस अंतर यही है, ये क्यू के टर्म में आएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक में, तो इसीलिए इसको भी बना दिया है। दोनों सेम प्रॉब्लम एक तरह से है, क्योंकि डिस्टेंस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधे ये चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो अब इसको भी, इस फेस को भी 10 सेंटीमीटर ये है, इसका साइड है स्क्वायर का, इसको बेस मान करके, इसको जो है इसको बेस मान करके एक गॉसियन सरफेस वैसा ही जैसे इसमें किया है वैसा ही गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टर दिया, जिससे कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है इसके सेंटर में आ गया। तो अब इससे फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स जो होगा टोटल क्यूब से होकर के टोटल क्यूब से होकर के जो फ्लक्स होगा उसका 1/6 पार्ट पास करेगा एक सरफेस से स्क्वायर के। पहले ऊपर वाला देखते हैं, उसके बाद केवल क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस का ये है, तो कंस्ट्रक्ट और ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस, ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस that is cube taking the given square, जो साइडेड पोर्शन से दिखाया गया है, एक ही फेस है, given square ये वन फेस ऑफ द क्यूब हो जाएगा, वन फेस ऑफ द क्यूब। और इस फेस को जो है इसको बेस मान लेंगे, इसको जो है इस गॉसियन सरफेस क्यूब का बेस मान लेंगे। यहाँ पर अभी देख रहे हैं, इसी प्रॉब्लम में 10 कर देंगे तो ये टेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया, में दिया है एज द बेस। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द क्यूब जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब मतलब इंटायर गॉसियन सरफेस, दैट इज इंटायर गॉसियन थ्रू द क्यूब। गॉसियन सरफेस लिखे भी हैं, एज फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में ही होता है कि टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से होगा उसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, दैट इज q/ε0। लेकिन यहाँ तो जो आपका गिवन आपका एल लेंथ का जो स्क्वायर है, इसके सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर जो चार्ज है, तो इसको गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज कर दिए। तो ये जो आपका गॉसियन ये जो स्क्वायर है वो पूरे क्यूब का वन फेस है, तो इसलिए 1/6 हो जाएगा। टोटल क्यूब में जो है 6 फेस होता है, इसमें केवल स्क्वायर में केवल मैंने उसका केवल एक फेस है जो आपका साइडेड पोर्शन स्क्वायर गिवन स्क्वायर है, तो केवल 1/6 पार्ट हो जाएगा टोटल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा उसका। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन स्क्वायर वन फेस ऑफ द क्यूब हो गया, वन फेस ऑफ द क्यूब। इसको बेस मानते हुए गॉसियन सरफेस जो है सपोज किए हैं, ओरिजिनल फिगर ये है, लेकिन इसको गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये अपने से कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं कि क्यूब के अंदर वो चार्ज हो जाए, जिससे कि क्यूब के अंदर चार्ज हो जाए और स्क्वायर ये जो है आपका एक फेस हो जाए, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फाई इक्वल टू फाई डैश मान लीजिए इसको 1/6 इंटू फाई, टोटल फ्लक्स का 1/, और यहाँ कैपिटल क्यू अगर चार्ज लेते हैं तो स्मॉल क्यू के जगह कैपिटल क्यू यहाँ दिया है, इसलिए दैट इज 1/6 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ε0। दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट, ये फ्रॉम द अबव पार्ट। और इसी को इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम में क्यू इक्वल टू 10 कर दिया है, तो इसलिए अब इसको 1.18 कर देते हैं टेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम चीज़ है, ये आपका आंसर हो गया। ये जो है आपका ऊपर वाला जो प्रॉब्लम दिया पहले लिखे हैं प्रॉब्लम 1 में, उसका हो गया। और उसी प्रॉब्लम को यहाँ केवल जो है इसके जो स्क्वायर दिया है उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर चार्ज रखा गया है, तो क्यू की जगह केवल 10 रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा। ये आपका है टेक्स्ट प्रॉब्लम में, जिसका फिगर यहाँ दिया गया है बगल में।
टोटल फ्लक्स जो होगा इसमें टेक्स्ट प्रॉब्लम है, गिवन यहाँ है Q इक्वल टू प्लस 10 माइक्रोकुलॉम, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलॉम हो गया। और साइड दिया हुआ है एल जो है यहाँ पर, वहाँ कैपिटल एल केवल है, केवल एल दिया हुआ है स्मॉल एल, यहाँ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के जो है साइड पर डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स जो है डिपेंड करता है चार्ज पर, गॉसियन सरफेस के एरिया पर साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फ्रॉम द गिवन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स using Gauss's theorem, we are going to apply Gauss's theorem, electric flux through the given square जो shaded portion में, so the given square shaded जो है दिया हुआ is 5 dash equal to Q 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 1/6 और क्यू हो गया, क्यू इज 10 माइक्रोकुलॉम, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, -6 से ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 इक्वल टू 1/6 इंटू 10⁻+6 हो जाएगा, ऊपर जाके 2.2 पर डिसमल है, 1000 अपॉन 885 इंटू 10⁻6 और कैलकुलेट करके ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 में डिवाइड करेंगे और 10 इससे निकाल लेंगे तो 10⁻5 बचेगा, 10 इधर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 हो जाएगा अपॉन 10,000 अपॉन ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करके 5910 885 multiplied by 6 5310 सीधे 5000 रहता तो दो बार दो टाइम से कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 10⁻5 बचेगा, लेकिन ये थोड़ा सा उससे कम, 2 से थोड़ा कम, मैंने 1.88 नियरली आएगा, डिवाइड करने के बाद 10,000 में इससे 5310 से 10⁵ प्लस न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर of the problem 1.18, which is similar to this problem, the above problem. Now one more problem. Another problem based on Gauss's theorem is text problem 1.30. A point charge causes an electric flux of minus negative flux है -1 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. यहाँ सेंटर पर गॉसियन सरफेस, सेंटर पर चार्ज मान लेते हैं क्यू है, इसी चार्ज को निकालना भी है और इससे इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है वो नेगेटिव है, -1 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट पार्ट में है, ए में है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, और बी में निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा जो क्यू इसके सेंटर पर है। अब रेडियस शुरू में 10 सेंटीमीटर दिया है, बाद में इसका रेडियस डबल कर देना है, मैंने 2r 20 cm, तो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये निकालना है। आप जानते हैं गॉसेस थ्योरम से वी नो दैट आपका गिवन है, दिया है इसमें फाई फ्लक्स नेगेटिव है, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग सरफेस से जो सरफेस बाहर निकलता है प्लस होता है, पहले बता चुके हैं, 1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम। ओरिजिनल रेडियस जो है आर है 10 सेंटीमीटर और 2r डबल करने पर 2r जो है 2 into 10 दैट इज 20 cm। गॉस थ्योरम इज गॉस
थ्योरम इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गॉसियन सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस होगा उससे Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा। ये कहीं भी केवल डिपेंड कर रहा है चार्ज पर, और फिर इसमें इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और मीडियम, तो केवल ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द साइज और रेडियस ऑफ द साइज एरिया और रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो फ्लक्स through the new Gaussian surface, when the radius of the spherical Gaussian surface is doubled, then flux will remain unchanged. That is, flux through this in figure 2, when the radius of the sphere is doubled, spherical surface or Gaussian surface is doubled, then same flux will pass through it. That is, flux will be -1 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. खाली इसमें आप लिखिए, since the electric flux does not depend on size or radius, does not depend on the size, area or radius of the Gaussian surface of the Gaussian surface. It only depend on charge. जैसा आप देख रहे हैं Q इक्वल टू फाई इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, केवल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। It only depend on charge. और सेकेंड टर्म है इप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है। It only depends on charge enclosed, depends on the charge enclosed inside the Gaussian surface. Inside the Gaussian surface. केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, रेडियस एरिया पर नहीं, इसलिए जो डबल करने पर भी गॉसियन सरफेस जो होगा, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, न्यू सरफेस, तो हेंस द फ्लक्स, सेम फ्लक्स, हेंस the same flux, that means phi equal to माइनस जो दिया है प्रॉब्लम में, गिवन है 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Same flux will pass through the new Gaussian surface, that is, if the radius is double, pass through the new Gaussian surface. ये न्यू गॉसियन सरफेस है। ये भी सीबीएसई में 1-2 बार पूछा है, डबल कर देने पर क्या होगा, तो यान थ्रू द न्यू गॉसियन सरफेस। दिस इज आंसर, गॉसियन सरफेस। ए पार्ट का आंसर हो गया। और बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज इसके स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पर है, उसका वैल्यू निकालना है। तो बी में पॉइंट चार्ज का वैल्यू, फिर से इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, क्यू इक्वल टू, यहाँ कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू फिगर में ले लिए हैं, स्मॉल क्यू भी, लेकिन यहाँ कैपिटल क्यू लिया है इसलिए। तो लेट कैपिटल क्यू बी द चार्ज, be the point charge, inside, जो कि सेंटर में है, inside the Gaussian surface, inside the sphere। इसलिए चूंकि फाई होता है गॉसेस थ्योरम से Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर Q इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई फाई। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर दिए, फाई इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी लिखे भी हैं, और इसलिए Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई फाई, और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू मल्टीप्लाइड बाई फाई इज गिवन -1 इंटू 10 टू द पावर 3, that is -8.85 into -12 plus 3, that is -9, plus 3 -12 -9, 10 to the power -9। और चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है,
और इसको 10⁻⁹ जो चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, इसको नैनो कहा जाता है, 1 नैनो, दैट इज -8.85 नैनो कूलम NC। दिस इज द आंसर। नेगेटिव माइनस यहाँ है आगे, इसका मतलब है माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज नेगेटिव। माइनस साइन बताता है कि चार्ज गॉसियन सरफेस नेगेटिव है। तो दिस इज द चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इंक्लोज्ड। ये प्रॉब्लम भी दोनों पार्ट हो गया। पहला पार्ट अक्सर पूछता है, तो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम। और ये चैप्टर तो समाप्त पहले ही हो चुका है, और इसका प्रॉब्लम 2 पार्ट में किया। प्रॉब्लम इसमें और भी है, लेकिन हमने जो है कंसंट्रेट किया है मोस्टली NCERT जो प्रॉब्लम है उसको। इसके अलावा SC वर्मा से भी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से एक आध प्रॉब्लम मेरे ने खेल्डे से भी लिया है। तो अब सिलेबस को आगे भी बढ़ाना है, इसको देखते हुए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट से। और जो बचा हुआ प्रॉब्लम है उसमें आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम जो पूछने वाला जो ज़्यादा पूछा है वो पूछा है, और उसके बाद जो है अगर इसमें और भी प्रॉब्लम होगा तो उसको बाद में देखा जाएगा रिवीजन में, सप्लीमेंट में। थैंक यू वेरी मच।